जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश सर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, 10th क्लास का एसएसटी का भी पेपर है, डिस्कस करेंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। तो देखो, इसी प्रकार का आपका जो आएगा क्वेश्चन पेपर आएगा। तो बच्चों अच्छी तरह तैयारी कर लो इस पेपर को देखकर, ठीक है। तो इस पेपर के अंदर मैं एमसीक्यू और थोड़ा बहुत का नीचे का एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप ये देख लो, आपका इसी पैटर्न बेस पे आपका आएगा। तो सभी बच्चे अच्छी तरह तैयारी करो ताकि अच्छे नंबर से पास हो जाओ, ठीक है। चलो देखो अब इस वीडियो को। हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आ गया एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास का एसएसटी का ये प्रीवियस ईयर पेपर है आपका 2025 का। तो बच्चों अच्छी तरह तैयारी कर लो, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पेपर आएगा। और इसमें मैं जितने भी एमसीक्यू उन सबके आंसर बता दूंगा आपको, और बाकी आप देख लेना और अच्छी तरह तैयारी करो, ठीक है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम सबसे पहले देखो, इस प्रकार का पेपर आएगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1866 में एकीकृत इटली का हिस्सा बना? ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी है, वेनिशिया जो है वो बना। ठीक है, बी है इसका आंसर, यानी पहले का आंसर हो गया बी। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से देख लेना। और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है। ठीक है, बहुत से बच्चे बोलते रहे इंग्लिश भी नहीं मिलता है, हिंदी भी नहीं मिलता है, तो दोनों ही है इसके अंदर, तो देख लेना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19वीं सदी तक लोगों के यूरोप से अमेरिका जाने के निम्नलिखित कारणों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर 1 क्या था? गरीबी और भुखमरी। बी था गुलामों की खरीद फरीक। तीसरा बीमारियों का बोलबाला। और चौथा था धार्मिक टकराव और दंड। ठीक है, तो इसके हमारे को बहुत सारे दे रखे। तो इसका आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा ये सही है। ठीक है, पहला क्या था? गरीबी और भुखमरी। और तीसरा बीमारियों का बोलबाला। और चौथा था धार्मिक टकराव और दंड। ठीक है, तो ये आपका जो हो जाएगा सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, थर्ड देखते हैं, बुक ऑफ मार्वल्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है ए यानी कि मार्को पोलो, जो आपके जो है वो इस बुक के क्या लेखक है। तो तीसरे का आपका ए आंसर हो गया। चौथा क्या है? मान लीजिए कि आप 15वीं शताब्दी की प्रिंटिंग संस्कृति पर शोधन कर रहे हैं, यानी कि रिसर्च कर रहे हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा आपके शोध का सबसे महत्वपूर्ण लाभ होगा? ठीक है, तो इसमें देखो अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, और चौथे का डी आंसर है, क्योंकि प्रिंटिंग में तेजी और सटीकता में वृद्धि होगी। तो चौथे का आपका आंसर हो गया डी हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये आपका इंग्लिश का आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन है, भारत में वनों के निम्नलिखित वर्गों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक से सबसे कम क्रम में लगाना है हमें। ठीक है, यानी सबसे बड़े से सबसे छोटा लगाना है। तो इसमें देखो आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत दे रखा है। तो ये पांचवा है, पांचवे का आपका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, सी विकल्प इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 6, सारिस्का बांध बाघ रिजर्व यानी कि टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थिर है? तो ये आपका ऑप्शन है बी, राजस्थान। वैसे आपसे अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा शेर कहाँ पाए जाते हैं तो आप मध्य प्रदेश लगाओगे, लेकिन इस 6 का जो आंसर है वो बी है आपका राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, हमें मैचिंग करनी है। तो मैचिंग करनी है, तो आपका जो आंसर देखो यहाँ पर हीरा कुंड, गांधीनगर, नागा अर्जुन और मैथुर ये दे रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सी ध्यान रखना, यानी हीरा कुंड जो है वो क्या है, पहले का कौन है? ये कावेरी आ गया। ठीक है, तो यानी आपका 7 का ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया 7 का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका इंग्लिश का आ गया, और ऊपर हिंदी चल रहा है, नीचे इंग्लिश चल रहा है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही देख लेना आप, मैं बताई जा रहा हूँ आपको। आठवां क्वेश्चन है, कृष्णा गोदावरी मुद्दे में निम्नलिखित प्रमुख राज्यों से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका आठवें का बी आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है इसका आंसर, यानी आठवें का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप जनवरी में दिल्ली से चंडीगढ़ एक शादी में सम्मिलित करने के लिए सड़क मार्ग से जा रहे हैं। तो यात्रा के दौरान आपको कौन कौन सी फसलें देखने को मिलती है? ठीक है भाई, आई लव पंजाब। ठीक है, पंजाब में भाई बहुत सारी फसलें पाई जाती हैं, और पंजाब और हरियाणा इन दोनों की राजधानी चंडीगढ़, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो नौवे का आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है। ठीक है,
क्योंकि वहाँ गेहूं की फसल क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगर पंजाब वाला क्षेत्र देखोगे तो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 9वें का आंसर हो गया सी। 10वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से हमें ए और आर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। पहला ए क्या कह रहा है, खनिज हमारे जीवन के लिए अति अनिवार्य भाग है। बी कह रहा है सभी सजीव वस्तुओं को खनिज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो 10वें का आंसर हो गया आपका बी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, चलो। ठीक है, ये आपका इंग्लिश में आ गया, देख लेना। ठीक है, चलो 11वां क्वेश्चन मैचिंग करना हमने। यहाँ लोहा आयक्स दे रखा है, अभ्रमक दे रखा है, बैक्साइड दे रखा है और कोयला दे रखा है। तो हमको इनको मिलाना है, हमें इन्हें मिलाना है। तो 11वें का आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर। पहले का था लोहा आयक्स कहाँ पर है, चंदपुर के अंदर है, और अभ्रमक जो है वो कहाँ पर आया था, गया, यानी कि में अधिक मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। तो आपका 11वें का क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेल्जूरिया ने अपने बहुसंख्यवाद की समस्या का समाधान निम्नलिखित में से किस प्रकार की शासन व्यवस्था को सिंदूर करके किया था। तो आपका बी का जो है वो आंसर है सी, संगनात्मक। ठीक है, तो आपका 12वें का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बच्चों। 13वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको हमें मैचिंग करना है, निम्नलिखित में सही बताना में इसमें से कौन सा सही है। तो एक ही सही होगा, बाकी गलत होगा। तो ये 13वें का आंसर आपका क्या है, बी है। बोलिविया जो है वो संगनात्मक यहाँ पर सरकार पाई जाती है। 14वें का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल के प्रमुख घटक हैं। तो इसको हमें क्रम के अनुसार लगाना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये सही है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। तो इसका 14वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 14वें का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, देखो 15वां क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका इंग्लिश वाला आ गया, ऊपर हिंदी चल रहा है, नीचे इंग्लिश चल रहा है। ठीक है, सही बच्चे इसको अच्छे से देख लें पेपर को, इसी प्रकार का पेपर आएगा। अब देखो, विश्व मानव विकास सूचकांक के संबंध में तालिका दे रखी है और इसके हमें अध्ययन करना है। तो ये आपका 15वां है। 15वें देखो, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान दे रखा है। और यहाँ पर मानव विकास सूचकांक जिसको HDI बोलते हैं। ठीक है, मानव विकास सूचकांक को HDI कहते हैं। और ये दिया था महबूब उल हक ने। ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है HDI किसने दिया था, वो दिया था महबूब उल हक ने दिया था, और ये पाकिस्तान के रहने वाले थे, और भारत के थे अमर्त्य सेन। तो आपका 15वें का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, 15वें का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, म्यांमार 148, यानी कि यहाँ पर 148 बी हो जाएगा। बी यानी भारत है इसका आंसर। ठीक है, ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश मानव सूचकांक में उच्चतम स्थान है। अच्छा, सबसे ज्यादा पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा के अंदर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 16वां है, एक्स एक कस्बे में रहता है, वह फूलों की खेती के लिए पशुपालन भी करता है। तो एक्स का कार्य अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है। ठीक है, देखो पशुपालन कर रहा है, तो नाम से पता लग रहा है पशुपालन कर रहा है। तो ये पशुपालन जो होता है वो प्राथमिक क्रिया के अंदर आता है। ठीक है, प्राइमरी है। तो इसका आंसर हो गया 16वें का ए हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है। ए प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, वनिंग हो गया, यानी पेड़ पौधे लगाना हो गया, सारा सारा ए के अंदर आता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और जो बी सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर, उसमें इंडस्ट्री आती है। और तीसरे के अंदर ट्रांसपोर्टेशन आता है, आपका जो हो गया संचार सुविधा, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, जियो, ये सब तीसरे क्षेत्र के अंदर आते हैं। 17वां क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, ये चित्र बना हुआ है और इस चित्र को हमें देखना है। चित्र में किए जाने वाले कार्य अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंदर आते हैं। देखो मैंने अभी बताया आपको क्षेत्र। ठीक है, तो ये पूछ रहा है ये है किस क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो ये देखो, ये सारे सारे क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको कार्य करते हुए दिखा रखे हैं। तो ये सारे सारे कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यह प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ, यानी हमें ये बताना है ये किस क्षेत्र के अंदर आ रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या ये कार्य हो रहा है, यानी इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है ये, तो ये सेकेंडरी सेक्टर है आपका। तो इसका आंसर आगे होगा आपका क्या हो गया, इसका आपका द्वितीयक। ठीक है, यानी आपका आंसर सी हो गया इसका। ठीक है, 17वें का। और बच्चों इसका भी देख लेना, देखो एक बार ये 15वें का देख लेना, 15वें का आंसर। ठीक है, चलो ठीक है, हाँ मैंने 15वें का खैर बता दिया था आपको। तो 17वें का मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर काम हो रहा है, यानी एक प्रकार से प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन जहाँ भी आएगा वो सेकेंडरी सेक्टर होगा, ध्यान रख लो इस बात को। ठीक है, उसके बाद आपका देखो ये नेत्रहीन बच्चों के लिए आ गया। आगे बढ़ते हैं, आपको 15वां हो गया, 16वां, 17वां, ये आपका इंग्लिश में आ गया।
ठीक है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए सहकारी बैंकों से ऋण लेना कठिन क्यों हो जाता है, निम्नलिखित कारणों को पढ़िए, उसके लिए बता रहा है हमें। तो देखो 18वां जो है एक्चुअली होता क्या है, ऋण है, क्योंकि देखो गांव के जो होते हैं किसान होते हैं उनको उनके पास कोई एक तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, दूसरा बैंक जो है उनको इसलिए ऋण नहीं देता क्योंकि उनको बैंकों को प्रॉफिट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये आपका 18वें का आंसर हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, ऋणदाता पर अभाव रहता है और जटिल प्रक्रिया है इसकी और जागरूकता का अभाव है। तो 18वें का आपका क्या सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। भारत के शहरी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अपने ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनौपचारिक सूत्रों पर निर्भर है। तो 19 में आपका सी हो जाएगा, दोनों गरीब और कम संपत्ति वाले परिवार। तो 19वें का सी आंसर है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन आपका वही कथन वाला है, यहाँ पर कथन ए कह रहा है और कथन बी कह रहा है। कथन ए क्या कह रहा है, प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एक प्रमुख कारण है। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, इसने लंबी दूरी तक वस्तु की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। तो बी का आपका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। कथन ए और कथन सेकंड दोनों सही है और कथन सेकंड कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो 20वें का आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर मैंने सारे एमसीक्यू आपको बता दिए हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इन आगे वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपका खंड सेकंड है, यानी सेकंड का सेक्शन है। 21वां क्वेश्चन कह रहा है पहले का, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय में उपनिवेशिकवाद विरोधी आंदोलन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो आपको राष्ट्रवाद के ऊपर बना के लिखना है कि राष्ट्रवाद कैसे होता है, भारत में किस प्रकार के आंदोलन चले थे। तो बना के लिख लोगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसी बात में क्या कह रहा है, गांधी ने क्यों कहा कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। दो तर्क दीजिए। देखो गांधी जी क्या सत्य और अहिंसा पे चला करते थे और सत्य अहिंसा पे चलकर उन्होंने क्या करा, देश को आजाद कराया था। ठीक है बच्चों, तो ये बना के लिख लोगे आप। 22वां क्वेश्चन है, संसाधनों के आधुनिक अंधाधुन उपयोग के कारण उत्पन्न वैश्विक परिस्थिति की किन्हीं दो समस्याओं की व्याख्या कीजिए। देखो मनुष्य क्या कर रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुन दोहन कर रहा है, ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे काट रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। इससे क्या हो रहा है, हमारा पर्यावरण खराब होता जा रहा है। तो हमें ऐसे विकल्प ढूंढने पड़ेंगे जिससे हमारा पर्यावरण समाप्त ना हो, हमारा पर्यावरण खराब ना हो। हमें कोयले से बिजली ना बनाकर सोलर सनलाइट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, पानी से बिजली ज़्यादा बनाना चाहिए, न्यूक्लियर से बिजली बनानी चाहिए। तो इस तरीके से हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे बना के लिख लेना। अगला आता है, लैंगिक असमानताओं को दूर करने के दो उपाय लिखिए। ये आपका 23 है। देखो मेल और फीमेल में अधिक मात्रा में अंतर किया जा रहा है। आज पहले के समय में क्या होता था, बच्चे लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। ठीक है, लड़कों को पढ़ाया जाता था। लड़कियां लोग छोटी उम्र के अंदर बच्चियों की लड़कियों की शादी कर देते थे, तो इनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो लैंगिक असमानता बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर पाई जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे ये दूर हो रही है। जब से मोदी सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया है, तब से लड़कियों को अधिक मात्रा के अंदर पढ़ाया जा रहा है और इस तरीके असमानता दूर होती जा रही है। ठीक है, ऐसे बना के लिखना आप। भारत में 24वां क्वेश्चन है, भारत में 1990 के दशक में शुरू की गए उदारीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। देखो भारत के अंदर 1990 के अंदर शुरुआत करेगी, किसके अंदर क्या सुधार करे, उदारीकरण की। और 1991 के अंदर भारत में एलपीजी आया, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, ये आपका आ गया भारत के अंदर। तो उदारीकरण की नीति अपनाई, जब सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई तो नई नई छूट मिली। ठीक है, आप देखो आप इतना सारा सामान हो, सब वैश्वीकरण की देर तो है। आज दुनिया के हम किसी भी देश से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। आप देखो अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसी कंपनियां हैं जिसके जरिए आप दुनिया से कहीं कोई भी सामान मंगा सकते हो, बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां हैं। आज देखो आप व्हाट्सएप से कहीं पर भी कॉलिंग कर सकते हो। ये सब क्या है, ये सारा उदारीकरण और वैश्वीकरण तो है और धीरे धीरे उसको बढ़ावा मिला। ठीक है, तो ऐसे बना के लिखना है। अब देखते हैं इसका खंड गा है ये। ठीक है, सेक्शन थर्ड है ये। 25वां क्वेश्चन कह रहा है, आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचारों का कुछ और ही मतलब निकाला। असहयोग आंदोलन के संबंध में इस कथन की व्याख्या करें। देखो आदिवासी लोग जो थे वो जंगलों में रहा करते थे, तो उनके हित जो जंगल से जुड़े हुए थे। जब गांधी जी ने उन्हें बताया कि स्वराज क्या होता है, तो उन्होंने उसका गलत अलग अर्थ निकाल दिया। ठीक है, उनको ये पूरी, भाई वो इतने पढ़े लिखे थे नहीं, तो उनको इतना समझ में नहीं आया। ठीक है, बाद में उनको पता लगा। और असहयोग आंदोलन का मतलब होता है कि हम अंग्रेजों को किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे, अथवा मतलब हम अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु नहीं खरीदेंगे और ना ही हम लेंगे। अंग्रेज क्यों आए थे, व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। यदि हम अंग्रेजों की कोई वस्तु लेंगे नहीं, कोई भी सामान लेंगे नहीं, उनका बहिष्कार कर देंगे,
बाइकआउट कर देंगे तो वो कहाँ चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। समझ गए? इसलिए गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। 26वां क्वेश्चन है, रिझा की कहानी को पढ़िए। देखो आपको आपके पैसेज दे रखा है, तो बच्चों ये पैसेज आप आसानी से कर लोगे, इसको पढ़ लेना। ठीक है, देखो ऐसा आपका पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ो और नीचे आपके ये आपके क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको आंसर देना। ठीक है, पैसेज को पढ़कर। ठीक है, ये आपका इंग्लिश में आ गया। ठीक है, ये आपका इंग्लिश वाला आ गया सारा स्टोरी ऑफ रिझा, ये आ गया आपका इंग्लिश में। ठीक है, तो ऐसे बच्चों सारा देख लेना। 27वां क्वेश्चन है, वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अच्छी नहीं मानी जाती जिसमें अधिक से अधिक नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी बनाए। उपयुक्त तर्क सहित इस कथन की व्याख्या करो। देखो लोकतांत्रिक शासन क्या होता है? लोकतांत्रिक शासन वह शासन होता है जहाँ पर जनता को वोट डालने का अधिकार होता है। भारत क्या एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर जिसकी उम्र 18 वर्ष की होती है उसे वोट डालने का अधिकार होता है, और भारत के अंदर क्या मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, जैसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर राजनीति के अंदर अगर जनता की भागीदारी बढ़ेगी तभी तो एक हेल्दी और स्वस्थ क्या बनेगा, लोकतांत्रिक देश बनेगा। ऐसे लिखना बच्चों। भारत में अगला क्वेश्चन है 28वें का भारत में 28वें का है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व की व्याख्या कीजिए। देखो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर क्या है बहुत सारे मात्रा में दल पाए जाते हैं। आप देखो मेन जो बेसिकली जो 3 दल अधिक मात्रा के अंदर, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी। और देखो आप क्षेत्रीय पार्टी उठा के देखो, जैसे आम आदमी पार्टी हो गया, अकाली दल हो गया, ठीक है, और बिहार के अंदर जनता दल हो गया, और यूपी के अंदर बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई। तो इस प्रकार के दल अधिक मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। तो एक हेल्दी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए राजनीति पार्टियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई राजनीति पार्टियां नहीं होंगी तो लोग वोट कैसे डालेंगे, और 1-2 पार्टी होगी तो इन्हीं की तानाशाही बनी रहेगी। तो इसलिए डेमोक्रेसी के लिए, लोकतांत्रिक देश के लिए इस प्रकार की पार्टियां होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अथवा के अंदर क्या कह रहा है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था को क्यों अपनाया गया? देखो इसका हमें तर्क से उदाहरण देना है। भारत के अंदर बहुदलीय व्यवस्था इसलिए अपनाएगी क्योंकि सरकार को ये डर था कि अगर एक ही दल होगा तो मनमानी करेगा। ठीक है, तो तानाशाही व्यवस्था रहेगी। अगर बहुदलीय व्यवस्था रहेगी तो व्यक्तियों के पास चुनने का विकल्प रहेगा, और जो गरीब से गरीब लोग हैं वह भी राजनीति के अंदर आ सकेंगे। इसलिए भारत के अंदर बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया। 29 क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के अंतर को स्पष्ट कीजिए। देखो 2 प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, एक होता है सार्वजनिक और एक होता है निजी क्षेत्र। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जो सरकार की संपत्ति होती है, सरकार उसमें कार्य करती है। स्कूल कॉलेजों का निर्माण कराना, सड़कों का निर्माण कराना, सार्वजनिक क्षेत्र आते हैं। निजी क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जहाँ पे क्या होता है, व्यक्तियों की खुद की संपत्ति होती है। ठीक है, वो निजी क्षेत्र होते हैं, और इन क्षेत्रों के अंदर वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे आपने प्राइवेट हॉस्पिटल देखे होंगे, प्राइवेट नर्सिंग होम देखे होंगे, और प्राइवेट इंडस्ट्रियाँ वगैरह देखी होंगी, सारी निजी क्षेत्र के अंदर आती हैं। ठीक है, जैसे आप देखो जियो हो गया, रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, सारे निजी क्षेत्र है। और सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर कौन है, जो सरकार की संपत्ति है। ठीक है, जैसे भारतीय रेलवे वगैरह हो गया, ये सब सरकार की है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, खंड का देखते हैं, कहाँ से घड़ी। ठीक है, ये आपका 4th सेक्शन है। 30वां क्वेश्चन है, 30वें का फर्स्ट है, प्रशासनिक व्यवस्था को तर्क संगत और कुशल बनाने में नेपोलियन संहिता के महत्व का विश्लेषण कीजिए। देखो नेपोलियन संहिता क्या था, नेपोलियन जो शासक थे इन्होंने वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको बहुत मजबूत करा। उन्होंने अपनी ये खुद की आर्मी बनाई, जिनके अलग ड्रेस बनाई, जूते उनके काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, अच्छी क्वालिटी के था। उनमें अनुशासन को अधिक मात्रा के अंदर रखा, और प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर क्या होता था कि उन्होंने पोस्ट वाइज बनाया था कि भाई ऊंचा अधिकारी, फिर निचले अधिकारी, फिर उससे निचले अधिकारी, इस प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे जो मिलकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बना के अब लिख लेना। अथवा के अंदर 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में यूरोप में उदारवाद किस प्रकार राष्ट्रीय एकता से जुड़ा। देखो आपका ये फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में उदारवाद में, तो बताओगे इसमें क्या है कि लोग अधिक मात्रा के अंदर जुड़ते चले गए, जो मजदूर वर्ग थे वो भी आ गए, यूरोप के सारे लोग आ गए, उन्होंने अपना अपना झंडा उठाया। ठीक है, और वह एक स्टैचू की ओर आने लगे, वहां पर आकर सारे इकट्ठे हो गए, और वहां पर वो क्या करने लगे, लोकतंत्र की मांग करने लगे। ठीक है बच्चों, ऐसे आप बना के लिख लेना। 30वें का कहा देखते हैं, विनिर्माण उद्योग किसी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ समझी जाती है। कथन बता। देखो विनिर्माण उद्योग का मतलब होता है कि जहां पर हमने रॉ मटेरियल के जरिए, कच्चे माल के जरिए ज्यादा मात्रा में क्या करना, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। ठीक है, उद्योग धंधों को बढ़ावा देना, क्योंकि ज्यादा मात्रा में जब इंडस्ट्री लगेगी, उद्योग धंधे लगेंगे, और ये तीनों सेक्टर जुड़े होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेड, यानी तीसरा सेक्टर। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय सेक्टर। जब तीनों सेक्टर एक दूसरे से जुड़े होंगे तभी बूस्ट मिलेगा। भारत के अंदर एक्चुअली क्या हुआ कि हमने प्राथमिक सेक्टर और तीसरे सेक्टर को बढ़ावा दे दिया, पर हमारा सेकेंडरी सेक्टर भी वही रह गया, उसको ज्यादा मात्रा में बढ़ावा
नहीं दिया, जबकि चीन ने क्या क्या करा, उन्होंने तीनों सेक्टर को बढ़ावा दिया और चीन ने प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा लेके आया वो, ठीक है। इसकी वजह से वहाँ पर क्या हुआ कि अधिक मात्रा में ग्रो हो गया, जबकि भारत और चीन जब आज़ाद हुए तो दोनों की इकोनॉमी क्या थी, बराबरी थी, लेकिन चीन आज बहुत ज़्यादा शक्तिशाली निकल गया है। आज वहाँ देखो चीन का सामान पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है, बिक रहा है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। भारत के अंदर ये समस्या बनी रही, तो हमारे को विनिर्माण उद्योग को अधिक मात्रा में बढ़ावा देना पड़ेगा और साथ साथ में हमें इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का। जब इंडस्ट्री रेवोल्यूशन होगी तभी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जब ज़्यादा इंडस्ट्री लगी। अगर एक इंडस्ट्री लगती है तो हज़ारों लोगों को रोजगार मिलता है, ध्यान रखो इस बात को। और दूसरा हमने क्या करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को ही प्रमोट करना है। लोग कृषि क्षेत्र को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं, तो ये भी समस्या है। तो विनिर्माण उद्योग क्या है, जो कृषि क्षेत्र से जुड़ा होता है। अथवा के अंदर है कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है। यस, इस कथन को न्याय संगत चाहिए। देखो कृषि उद्योग दोनों तो अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उद्योग जो है वो कृषि पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि कच्चा माल जैसे वो कहाँ से आएगा, खेती से आएगा। जब खेती से आएगा तो उसको पक्का माल के अंदर बनाया जाएगा। जैसे आप समझो कि गन्ना जो है वो एग्रीकल्चर से मिलता है, खेती से मिलता है गन्ना, और उस गन्ने से क्या बनती है, चीनी बनती है। तो चीनी जो बनती है वो हमारे तक पहुंचती है। अगर मान लो प्राथमिक सेक्टर होंगे नहीं, कृषि होगी नहीं, तो फिर चीनी कैसे बनेगी? तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। तो कृषि का होना भी जरूरी है और उद्योगों का होना भी जरूरी है। ऐसे बना के आप लिखना है। 32वें का कहा देखते हैं, लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन करके किन्हीं 5 आधार की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों आप लिख रहे हैं लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पर जनता का शासन, अर्थात जनता को वोट डालने का अधिकार होता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो भारत क्या एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। ये तो लोकतंत्र बना के लिख लो, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अथवा क्या है, लोकतंत्र के किन्हीं 5 मूल्यों की व्याख्या करो, ये भी सेम है भाई, ठीक है। 33वें का देखते हैं, हाल ही के प्रमाण बताते हैं कि देश के कई भागों में भूमिगत जल का अति उपयोग एक गंभीर संकट बन गया है। विश्व की धार्मिकता के संबंध में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। देखो यस, ये एकदम सही बता रहा है। क्या हो रहा है कि भारत के अंदर क्या पूरे विश्व के अंदर ये समस्या उत्पन्न होती जा रही है कि जल संकट बहुत ज्यादा समस्या है। क्यों? क्योंकि पीने योग्य पानी पूरी पृथ्वी में बहुत ही कम है, और जो थोड़ा बहुत पानी भी है उसको हम वेस्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा ज्यादा मात्रा में अंडरग्राउंड वाटर को निकालते जा रहे हैं। वो खेती के लिए निकाल रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए निकाल रहे हैं, और अलग अलग प्रकार की चीजों के लिए निकाल रहे हैं। जब ज्यादा ज्यादा मात्रा हम नीचे का पानी निकाल लेंगे तो एक दिन पानी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि नदियों का पानी भी हम सारा पी जाएंगे, समाप्त कर देंगे। तो इसलिए भूमिगत जल एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए सरकार को कठोर कदम उठानी चाहिए। वैसे सरकार इसके लिए कदम उठा रही है। सरकार ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यानी भूमिगत जल संग्रह सिस्टम चालू करा है। क्यों? क्योंकि शहरों के अंदर क्या था, पक्की जमीन होती है तो पानी पूरे क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, सीवरेज के जरिए चला जाता है। जबकि गाँव के अंदर कच्ची जमीन होती है तो पानी नीचे चला जाता है, तो वहां तो अंडरग्राउंड वाटर बना हुआ है, लेकिन शहरों के अंदर बहुत समस्या है। तो सरकार क्या करती है कि छतों पे क्या कर पाइप लगाकर और जमीन के नीचे तक गड़वा देती है, जिससे नीचे का पानी का रिचार्ज वो होता चला जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी भूमिगत जल एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देखो एमपी मध्य प्रदेश के कई सारे एरिया से बुंदेलखंड हो गया, ऐसे एरिया बहुत ही सूखा एरिया है, वहां पर महिलाएं मटके रखे से पानी जाकर ढूंढना करती हैं। समझ गए? तो कितनी बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए, और सरकार को कदम उठानी चाहिए। एक तो समझ में नहीं आता है, सरकार कदम तो उठाती है परंतु पैसा ही बेचती है, परंतु पैसा का करप्शन में चला जाता है, ठीक है। सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए। हमारे यहाँ देखो बाढ़ कितनी आती है, सब कुछ बह जाता है। अभी हाल ही के दिनों में पंजाब में कितनी बाढ़ आई है। तो सरकार को डैम बनाना चाहिए ज़्यादा ज़्यादा मात्रा के अंदर, और नदियों को जोड़ना चाहिए कि भाई अगर यहाँ पर बाढ़ आ रही है, यहाँ पर सूखा पड़ रहा है, तो वहाँ पानी को भेज दो। तो ऐसा सिस्टम अपनाना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सपना देखा था, ठीक है, उन्होंने नारा दिया था स्कूल चले हम और नदियों को जोड़ने का, परंतु आज तक ये सपना पूरा नहीं हो पाया कि हमने पूरे भारत की नदियों को जोड़ा है। मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ऐसे एरिया सूखा एरिया पाया जाता है। तो सरकार को क्या करना चाहिए, डैम बनाए और ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में इनको जोड़ दे, नदियों का ऐसे जोड़े सिस्टम बने ताकि पानी वहां पर पहुंच जाए। तो भूमिगत जल की समस्या भी दूर हो जाएगी और लोगों को जो बाढ़ के खतरे से भी निजात मिलेगी, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं बच्चों बना के। अथवा के अंदर देखो क्या कह रहा है, विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। देखो भारत के अंदर क्या है, अलग अलग सेक्टर पाए जाते हैं, तो अलग अलग सेक्टर के लोग पाए जाते हैं, तो उसमें हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं, तो उनके वर्ग क्या अलग अलग पाए जाते हैं। कोई खेती पे काम कर रहा है, कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। तो सबके हित क्या होता है, अलग अलग होते हैं। तो आप ऐसे बना कर लिख लेना। तो 33वें का खा आपका हो गया, ठीक है। तो बच्चों ऊपर हिंदी में था और ये इंग्लिश में आ रहा है, ठीक है। तो आप ये देख लेना, हिंदी मीडियम वाले अलग देख लेना, इंग्लिश वाले अलग देख लेना, ठीक है। अब देखो एक ही वीडियो के अंदर दो बार तो मैं एक्सप्लेन कर नहीं सकता, ठीक है। 34वां देखो क्या है, ये प्रिंट और प्रतिबंध आ गया, ये आपका पैसेज है। तो इस पैसेज को तो आप बनाकर लिख लो। पैसेज में कुछ नहीं होता, आप आसानी से लिख देखो कितना आसान है। सेंसर का क्या अर्थ होता है, सेंसर पता ही आपको, सेंसरशिप होती है जो कि
एक प्रकार बोर्ड होता है जो कि फिल्में वगैरह जितनी भी होती है इनको क्या करती है, मान्यता प्रदान करती है। 35वां आपका क्वेश्चन है ब्राजील का एक प्रयोग। ठीक है, तो ये पैसेज आपका, आप पैसेज आसानी से देख लेना बच्चों और इसको कर लेना। यह सेक्शन ई है आपका, केस सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान से होते हैं, इसी के अंदर इनके आंसर होते हैं। ठीक है, कोई बस पैसेज को पढ़ो और इसके अंदर इसके आंसर ढूंढ लो। ठीक है, कुछ भी नहीं होता, सब सारे इसी के अंदर होते हैं। तो ये देखो, ये आपके नीचे आपके क्या क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो बस इनको इनके अंदर पूरा पैसेज चल रहा है, तो पैसेज में एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि पैसेज आप आसानी से कर सकते हो। बस इसको देखते रहो इसको और पढ़ो इसको, और पढ़ने के बाद इसका आंसर ढूंढ लो। ठीक है, ये आपका 36 आ गया, पैसेज आ गया, ये सारे पैसेज बेस है। तो बस कुछ नहीं करना है, इनको खाली पढ़ो और अच्छी तरह पढ़ा करो ये। ठीक है, ये आपका मानचित्र वाला मैप आ गया आपका। ठीक है, भारत की ए और बी बता रहा है, वह स्थान जहाँ 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कलकत्ता है ये आपका। ठीक है, वह स्थान जहाँ से गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत करी थी, ये साबरमती। ठीक है, तो ये आपका कलकत्ता का और गुजरात आ गया, बी आपका आंसर गुजरात है। ठीक है बच्चों, इसको देख लेना मैप के अंदर। और ये आपका ये मैप वाला क्वेश्चन आ गया, जूट वाला है दे रखा है। ठीक है, उसके ब्लाइंड स्टूडेंट का आ गया नीचे, ये आपके आ गए। तो बहुत आसान है ये, कुछ नहीं करना है मैप के अंदर। मैप तो सबसे आसान होता है, फ्री के नंबर होते हैं। अगर एक दो बार बच्चे अच्छी तरह मैप कर लें तो आपको फ्री के नंबर मिल जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं होता मैप के अंदर। बस आपको क्या करना है, मैप की थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, मैप की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका मैप आ गया। ठीक है, ये आपका मैप आ गया, ये देखो ये। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका बी ऑप्शन आ गया, आपका गुजरात आ गया। ठीक है, ये देखो ये आपका पूरा मैप था। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारा समझा दिया, आप बना के लिख देना। ठीक है, बहुत आसान होता है, बस आपसे बनाना सीखो। आप क्या करते हो बच्चों, रटने लग जाओ। रटो नहीं, सिर्फ वीडियो को सुनो। ठीक है, आप जितनी मात्रा में सुनोगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कभी रटा नहीं आता, खाली आप उसको पढ़ लो और अपने शब्दों में बना के लिख दो। एग्जामिनर कोई रटाया नहीं चाहता, एग्जामिनर आपकी सिर्फ सोच चाहता है कि आप क्या लिखना चाहो। और उसे रटवाना तो बुकों में पहले से इतना कुछ लिखा हुआ है। समझ गए मेरी बात को? तो सही बच्चे अच्छी तरह तैयारी करो। ठीक है, मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर इतना ही। ऑल द बेस्ट सबको, बाय बाय।